नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये जो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किया गया है, इसके अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आदिकाल की 4 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी है धार्मिक परिस्थिति, तीसरी है साहित्यिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति। ऐसी 4 परिस्थितियों का अध्ययन आप लोगों को इसके अंतर्गत करना है। आदिकाल में जो राजनीतिक परिस्थिति थी, इस परिस्थिति के कारण उस कालखंड में जो कवि थे, उन कवियों पर इस परिस्थिति का प्रभाव था, इसीलिए उस प्रकार का साहित्य, काव्य उस कालखंड में लिखा गया। वैसे राजनीतिक परिस्थिति का भी प्रभाव उस कालखंड के कवियों पर, साहित्यकारों पर पड़ा था। तो उस कालखंड में जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति थी, वह इस प्रकार थी। राजनीतिक दृष्टि से यह सामंतवादी युग था। भारत के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत देश की अखंडता नष्ट हो चुकी थी, साम्राज्य भावना लुप्त हो गई थी, देश विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों, राज्यों में बंट चुका था। जैसे घरवाल, चौहान, चंदेल आदि परिहार आदि अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे, जो आपस में प्रायः लड़ा करते थे। इसके पारस्परिक युद्ध के लिए यह आवश्यक नहीं था कि कोई विशेष कारण हो। ये राजा तो अपने प्रभाव की वृद्धि, शौर्य प्रदर्शन अथवा किसी सुंदरी कन्या की प्राप्ति के हेतु आपस में लड़ने में अपना गौरव अनुभव करते थे। इन आपसी लड़ाई झगड़ों के साथ ही साथ विदेशी आक्रमण भी जारी थे। जैसे हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत पर यवनी आक्रमण आरंभ हो रहे थे। मोहम्मद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमणों ने राजपूतों को शिथिल कर दिया था। इस प्रकार यह काल निरंतर, ये राजनीतिक जो काल है, इस प्रकार यह काल निरंतर संघर्ष या लड़ाइयों का काल था। यहाँ के राजपूत राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी शक्ति भर लोहा अवश्य लिया, किंतु संगठित प्रयत्नों के अभाव में उन्हें पराजित ही होना पड़ा। इन राजाओं में ऐसी अनेक वीर थे जिनमें अपना राज्य फैलाने की लालसा थी, किंतु वे विदेशी आक्रमण के समय अपने पड़ोसी राज्य से उदासीन रहते थे। इनकी राष्ट्रीयता संकुचित थी। अपने 10-50 गांवों को ही वे राष्ट्र समझते थे। व्यापक रूप से समूचे भारत को उन्होंने राष्ट्र कभी समझा ही नहीं। ये राजनीतिक परिस्थिति उस कालखंड में उसी प्रकार थी। उसी प्रकार जैसे ऐसी भी परिस्थिति थी
इन राजाओं के अगर परस्पर मिलकर संगठित होकर आक्रमणकारियों का सामना किया होता तो शायद उन्हें इतने शीघ्र पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र गहरवाल, परमारदी देव आदि राजा परस्पर भी लड़ते रहे थे और विदेशियों से भी परिणाम सबका विनाश ही निकला। राजपूत शक्ति अंतःकलश और अंतःकलह से शन क्षीण होती जा रही थी। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति आदिकाल में हमें देखने को मिलती है। और भी कहा जा सकता है इसके संदर्भ में, तो यह है, ऐसा कहा जा सकता है कि मुसलमानी शक्ति के सम्मुख घुटने टेक दिए। राजनीतिक दृष्टि से भारत के इतिहास का यह काल पतन का काल समझना चाहिए। यानी राजनीतिक दृष्टि से ये कालखंड भारत के लिए एक पतन का काल समझना चाहिए। ऐसा क्योंकि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए ये पतन का काल कहा जाता है। और ये आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। अगली परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, वह है सामाजिक परिस्थिति। इस समय देश की सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। यह काल अव्यवस्थित सामाजिक स्थिति का था। आए दिन के विदेशी आक्रमण एवं राजाओं के आपसी लड़ाई झगड़ों से जनता संत्रस्त हो गई थी, क्योंकि लड़ाई झगड़ों के कारण इसका परिणाम समाज पर होता है, वहाँ की जनता पर होता है। तो वहाँ की ये सामाजिक परिस्थिति हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वह हर राजा अपनी उसी प्रकार लड़ाई झगड़ों से ये जनता संत्रस्त होती हुई हमें दिखाई देती है। लोक जीवन एवं लोक संपत्ति आरक्षित थी। राजाओं को जनता की कोई चिंता नहीं थी। अपना व्यक्तिगत सम्मान ही उनकी मूल चिंता का विषय बन गया था। ब्राह्मणों का सम्मान गिरता जा रहा था और समाज में, जनता में अंधविश्वास और रूढ़ियाँ फैली हुई दिखाई दे रही थी। लोकमानस पर इसका एक साम्राज्य, अंधविश्वासों का और रूढ़ियों का एक प्रकार का साम्राज्य जनता पर हमें देखने को मिलता है। जनता शासन और धर्म दोनों से निराश्रित होती जा रही थी। जातिवादी के बंधन बढ़ते जा रहे थे। सघन लोग भोग करने के लिए तथा निर्धन लोग मानव श्रम करने के लिए ही पैदा हुए थे, ऐसा लगता था। राष्ट्रीयता का अभाव था। राजपूत नरेश तथा दरबारी लोग विलास प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। नारी भी भोग्य मात्र रह गई थी। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। नारी का बलात् अपहरण कर लेना राजपूत राजाओं की एक प्रवृत्ति सी बन गई थी। शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। तो इस प्रकार आदिकाल की परिस्थितियों में सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। इन सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही
उस कालखंड में उस प्रकार का साहित्य काव्य उस कालखंड में लिखा गया है, ये हमें देखने को मिलता है। तो तीसरी अगली परिस्थिति आ जाती है, वह है धार्मिक परिस्थिति। यह समय धार्मिक उथल पुथल का था। राजनीतिक परिस्थिति की तरह इस युग की धार्मिक परिस्थिति भी अराजकता से ओतप्रोत थी। धर्म अनेक पंथ संप्रदायों में विभाजित हो गया था। समस्त उत्तर भारत में शैव मत, बौद्ध मत इत्यादि मतों का प्राबल्य था। इसी काल में उत्तर भारत में 3 धर्म प्रमुख थे। एक पौराणिक हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म और तीसरा बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म का पौराणिक वैदिक धर्म से तीव्र विरोध था। यह आदिकाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इन तीनों धर्मों में पारस्परिक सौहार्द और सद्भावना का अभाव था। इन्हें अपने अपने विचार अलग अलग यहाँ तीनों धर्मों के यहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए सौहार्द और सद्भावना का अभाव इन 3 धर्मों में हमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म भी रूप बदल बदल कर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए प्रयत्नशील था। उस समय तक बौद्ध धर्म विकृत होकर विभिन्न प्रकार की भोग प्रदान विलासमयी साधना पद्धति में फैला हुआ था, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा गया है। लेकिन सही इतिहास हमारे सामने हो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा बौद्ध धर्म के अंतर्गत ऐसा भोग प्रदान विलासिक साधना पद्धति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कई साहित्यकारों ने उसी प्रकार लिखा हुआ हमारे सामने आ जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने यौगिक चमत्कारों से प्रदर्शन द्वारा जनता को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहे थे। ये धार्मिक परिस्थिति उस कालखंड में, ऐसा साहित्यकार उसी प्रकार कहते हैं कि उस कालखंड में ऐसा उसी प्रकार हुआ है। देशव्यापी धार्मिक परिस्थिति में देशव्यापी धार्मिक आंशिक के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का भी प्रवेश हो गया था। कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चुके थे तथा यह कहना कठिन हो गया था कि निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। संक्षेप में इस युग की धार्मिक परिस्थिति अत्यंत हमारे लिए अलग प्रकार से यहाँ दिखाई देती है। संक्षेप में यह युग ही धार्मिक परिस्थिति का अत्यंत विषम तथा असंतुलित लगता है। तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। आदिकाल की अगली चौथी परिस्थिति आ जाती है, वह है साहित्यिक परिस्थिति। जैसा कि पहले कहा गया है, यह युग निस्संदेह भीतरी कलह और बाह्य संघर्षों का युग था, किंतु ऐसी हालत में भी इस युग की साहित्यिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध थी। इस समय साहित्य रचना की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी।
दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में रचित होता जा रहा था और तीसरी धारा महत्वपूर्ण है, वह धारा थी हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की, क्योंकि तीसरी धारा के ही कारण हमारे सामने ये पूरा हिंदी साहित्य इसी प्रकार देखने को मिलता है जो हमारे सामने है। इस काल की साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अभिव्यक्त हो रही थी। इस प्रकार से इस युग का साहित्य यथार्थ रूप में समाज का प्रतिबिंब था। तो इस प्रकार आदिकाल की ये 4 परिस्थितियां, जैसे कि राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, इन परिस्थितियों के अंतर्गत अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकाशित किए हैं। यानी ये जो 4 परिस्थितियां हैं, फिर एक बार आप लोगों को इन परिस्थितियों के संदर्भ में बताते हैं कि ये जैसे कि राजनीतिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, धार्मिक परिस्थिति है और साहित्यिक परिस्थिति है। ऐसी ये 4 परिस्थितियां इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत ये है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसी आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना अपेक्षित लगता है। इसमें आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, क्योंकि आदिकाल ये वीरगाथा काल करने के पीछे उनका यह उद्देश्य रहा है कि जो 12 ग्रंथ उस कालखंड में लिखे, इन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। इसलिए इस आदिकाल की यानी वीरगाथा साहित्य या रासो साहित्य भी उसके लिए कहा जाता है। इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, यानी 10-12 प्रवृत्तियों का अध्ययन आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत करना है। 10-12 प्रवृत्तियां हैं। जैसे इसके अंतर्गत पहली प्रवृत्ति है विषय का प्रतिपादन। आदिकालीन वीरगाथाओं का प्रतिपाद्य विषय प्रमुखतया वीर राजाओं का यशोगान था, क्योंकि उस कालखंड में जो भी राजा थे और उसके आश्रय में रहने वाले जो कवि थे, वह कवि अपने आश्रयदाताओं का अपने काव्य में हमेशा गुणगान करते थे, लिखते थे। इसलिए ये उस काव्य की या उस साहित्य की प्रवृत्ति उसी प्रकार रही है। इसलिए ये प्रवृत्ति है प्रतिपाद्य विषय। इस काल के राजाश्रित चारण कवि अपने आश्रयदाता वीर नायकों की धर्म वीरता, युद्ध कौशल और ऐश्वर्य का रोचक वर्णन अपनी वीर रसमयी, प्रभावपूर्ण एवं सशक्त भाषा में किया करते थे। और अगली प्रवृत्ति इसके अंतर्गत आती है। अगली प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव। यानी ऐतिहासिकता का अभाव इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है।
ये भी प्रवृत्ति उस कालखंड के उन साहित्यकारों में, उन कवियों में उसी प्रकार रही है। इन वीर गाथाओं के वर्णनों में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। इन कवियों का वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इन काव्य ग्रंथों के रचित नायक तो निस्संदेह ऐतिहासिक है, किंतु कवियों द्वारा प्रस्तुत चरित्र नायकों के जीवन के संबंध, संवत, स्थितियां तथा घटनाएं वास्तविक इतिहास से मेल नहीं खाती। इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव है। यानी जो स्थितियां है, जो संवत है, उसी या जन्म स्थितियां है, इसके संदर्भ में थोड़ी सी शंकाएं पढ़ते समय हमें आती है। इसलिए ये प्रवृत्ति इस आदिकाल की प्रवृत्तियों के अंदर, वीरगाथा और रासो साहित्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है। कवियों ने अपनी कल्पना तथा अति रंजनापूर्ण शैली से मूल घटनाओं को परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे पृथ्वीराज रासो, ये साहित्य कवि चंद बरदाई जी ने उसी प्रकार वो लिखा है पृथ्वीराज रासो। जैसे इसके संदर्भ में चंद बरदाई के संदर्भ में कहा जाता है कि कहा गया है, वैसे यानी एक समय में उसी प्रकार उनका जन्म हुआ और एक समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। एक समय यानी जन्म के संदर्भ में ऐसा इतिहास उसी प्रकार कहा जाता है चंद बरदाई ने। और चंद बरदाई ने लिखा गया ये काव्य पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज रासो को राजाओं का भी विजेता बताया है, जो उनसे कई शताब्दी पूर्व या पश्चात पैदा हुए थे। कुल मिलकर इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना की ही मात्रा अधिक दिखाई देती है। इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव ये प्रवृत्ति आदिकालीन वीरगाथा और रासो साहित्य के अंतर्गत काव्य में, साहित्यकारों में दिखाई देती है। अगली प्रवृत्ति है रचनाओं की संदिग्धता। रचनाओं की संदिग्ध रचनाएं। इस काल में रचित प्रायः सभी वीरगाथाओं की प्रामाणिकता आज भी संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। इस समय की रचनाओं में परिवर्तित कवियों ने समय समय पर प्रक्षिप्त अंशों को जोड़ दिया है। इन काव्य ग्रंथों में 16वीं शताब्दी तक इनकी मात्रा में संशोधन होते रहे कि इनका मूल रूप ही ऐसा दब गया है कि ग्रंथों में मूल रूप की पहचान अत्यंत दुष्कर हो गई है। तो ये एक रचनाओं की संदिग्धता, ये एक प्रवृत्ति उस कालखंड के उन वीरगाथा साहित्य में हमें देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति आती है, वह है युद्धों की सजीवता, यानी युद्ध वर्णनों की सजीवता। ये जो प्रवृत्ति है ये विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कालखंड में जो राजा के दरबार में जो कवि रहा करते थे, वह जैसे कि वह कलम ही नहीं तो तलवार चलाना भी उसी प्रकार वह कवि जानते थे। इसलिए वह राजा लड़ाई के दौरान वह कवि उस रणांगन में ही उसी प्रकार वो जाते थे और आंखों देखा हाल यानी उनके आंखों के सामने जो लड़ाइयाँ उसी प्रकार होती थी और इनका वर्णन वह अपने काव्य में करते थे। इसलिए ये प्रवृत्ति, विशेष रूप से ये प्रवृत्ति उस कालखंड में उन कवियों की रही है। जैसे कि युद्धों का आंखों देखा वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख वर्ण विषय रहा है
और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि लगता है कि मानो हम प्रत्यक्ष युद्ध को ही अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि चारण कवि केवल कलम ही नहीं, तलवार चलाना भी अच्छी तरह से जानते थे। अवसर आने पर इन्होंने तलवार लेकर युद्धों में वह लड़ाइयाँ उसी प्रकार की है और युद्ध की अभिषिकाओं को खुली आंखों से देखा था। ये वर्णन कभी कभी काल्पनिक प्रसंगों पर भी आधारित होते थे। तो वीर गाथाकालीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत ये प्रवृत्ति युद्ध वर्णनों की सजीवता हमें उनके काव्य में उसी प्रकार दिखाई देती है। अगली प्रवृत्ति इसके अंतर्गत है वह है संकुचित राष्ट्रीयता। और ये संकुचित राष्ट्रीयता क्योंकि उस कालखंड में, आदिकालीन कालखंड में, एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, पूरा भारत देश था, लेकिन जिस राज्य पर आक्रमण करते थे और जिस राज्य में आक्रमण करते थे और जो भाग उनके कब्जे में था, वह राजा उस गांव को ही अपना राष्ट्र मानता था। इसलिए राष्ट्रीय संकुचित है, यानी पूरे देश को वह समूचा राष्ट्र नहीं मानता था। कुछ प्रदेश, कुछ राज्य इसको मिलाकर जो है उनको वह राष्ट्र मानता था। इसलिए इसके अंतर्गत जो प्रवृत्ति उनकी रही है, लिखने की प्रवृत्ति रही है, तो वह उसी प्रकार संकुचित राष्ट्रीयता उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। जैसे कहा जाता है कि राजाश्रित चारण कवियों ने मुक्त कंठ से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का गान किया है, किंतु इसमें उनके द्वारा वर्णित राष्ट्रीयता अत्यंत संकीर्ण अथवा संकुचित थी। उस समय राष्ट्र शब्द से तात्पर्य समूचा भारत नहीं लिया गया, बल्कि अपने अपने प्रदेश एवं राज्य को ही ग्रहण किया। उस समय के राजाओं ने अपने 150 गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था। तो फिर ऐसी स्थिति में उनके आश्रित कवियों को भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना नितांत स्वाभाविक था। तो इस प्रकार आदिकाल के वीर गाथा और रासो साहित्य की प्रवृत्तियों में हमें ये देखने के लिए मिलता है। अगली प्रवृत्ति है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का फूट। ये भी एक महत्वपूर्ण आदिकाल की वीर गाथा और रासो साहित्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत रही है। वीर रस, इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण पाया जाता है। वीर और श्रृंगार जैसे दो विरोधी रसों का समावेश इस साहित्य में इनके सुंदर ढंग से किया गया है कि कहीं भी विरोध बिल्कुल आभासित नहीं होता। इन ग्रंथों में वीर रस का सर्वाधिक प्राधान्य है। इन ग्रंथों में वर्णित युद्ध वर्णनों में वीर या जैसे श्रृंगार आदि रस इसके अंतर्गत उनके काव्य में दिखाई देते हैं। उसका सुंदर परिपाक उनके काव्य में है। अपने ग्रंथों में, उस कालखंड के अपने ग्रंथों में नारी प्रेम रासो ग्रंथों का सम्मुख वर्ण विषय था, जो विलास तथा वासना से ऊपर नहीं उठ सका है। लेकिन उस काल के कवियों के काव्य में यह वीर रस तथा श्रृंगार रस हमेशा दिखाई देता है।
क्योंकि वीरता, राजाओं की वीरता के संदर्भ में और स्त्री के श्रृंगारिकता के संदर्भ में इन कवियों ने अपने काव्य में लिखा हुआ देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्तियां थे प्रकृति चित्रण। हर काव्य में हम प्रकृति चित्रण दिखाई देते हैं। ये एक प्रवृत्ति हर कवि के संदर्भ में रही है। इन वीर काव्य में प्रकृति को अत्यंत आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकृति का अलंकार या आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में सुंदर चित्रण पाया जाता है, किंतु प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण इन ग्रंथों में अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। इनमें नदी, वन, पर्वत आदि का चित्रण अत्यंत सजीव बन गया है। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत कहीं कहाँ भी हर काव्य में उसी प्रकार ये हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस वीर गाथा और रासो साहित्य की प्रवृत्तियों में इन प्रवृत्तियाँ उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है।